आज की युवा पीढ़ी जो है वो कहीं ना कहीं नशे की चपेट में लगातार आ रही है। और एक धारणा उनके मन में ये भी है कि नशे की लत अगर एक बार लग जाए तो उसे मात नहीं दी जा सकती। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाएंगे जिसने नशे की लत को मात तो दी ही है, लेकिन इसके साथ साथ अब उसने एक मुहिम भी छेड़ी है। और वो जितनी युवा पीढ़ी है जो नशे में है उन्हें नशे से बाहर निकालने को लेकर प्रेरित भी कर रहे हैं। और उनकी जो अपनी कहानी है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल है। और उनकी वो क्या कहानी है, आज इंडिया न्यूज़ पर हम उनकी कहानी रखेंगे और उनसे आपको मिलवाएंगे भी। हमारे साथ करणदीप सिंह है। करणदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। थैंक यू। दीप, आपकी स्टोरी मैंने तो सुनी है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आज इंडिया न्यूज़ के माध्यम से उन सभी युवाओं को भी पता चले, पूरे देश को भी पता चले, हरियाणा को पता चले कि आप किन स्ट्रगल्स से गुजरे हैं, कैसे आपने, क्योंकि जैसे स्ट्रगल्स आपके लाइफ में रहे हैं, अगर दूसरे लोगों के लाइफ में, आम इंसान किसी और युवा की लाइफ में इतनी छोटी उम्र में वो आते हैं तो शायद वो हार जाता, शायद वो कोई गलत स्टेप ले लेता, किसी गलत डायरेक्शन में चला जाता। लेकिन आज उन सारे हर्डल्स को क्रॉस करके आप हमारे सामने बैठे हैं और हम आपकी इंटरव्यू कर रहे हैं। और आज आप उन सभी लाखों करोड़ों युवाओं के लिए एक मोटिवेशन भी बने हुए हैं। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि कैसे आपकी लाइफ में इस चीज़ की शुरुआत हुई, नशे की लत कैसे लगी, क्या चीज़ें थी, क्या मेजर टर्निंग पॉइंट्स रहे आपकी लाइफ के। उम, अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं, मेरे घर में मेरे पापा, मेरे दादा, मेरे नाना जी सब शराब पीते थे, है ना। तो फर्स्ट फैक्टर तो यही आ गया कि मैं उनको कहीं ना कहीं देखता था कि शराब पी के ये खुश हो जाते हैं, है ना, क्योंकि और दूसरी बात, मैं शायद एक ऐसा बच्चा था जो गलत चीज से ज्यादा अट्रैक्ट होता था, है ना, कि अगर कुछ गलत है, मैं बच्चा था, मुझे समझ नहीं थी कि ये सही है ये गलत है, बट जो गलत होती थी मैं उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता था। तो ठीक है, बच्चा था तब मैं, ये होता था कि ये लोग शराब पीते, हमने कहीं शादी में जाना, हमने वो कोक और वो फेंटा मिक्स करके वो जो गैंगस्टर बनता था उसको शराब लेके फील करके पीते थे, ना, बच्चे एक्टिंग करते थे। और वो पता नहीं एक्टिंग से कब मेरी रियलिटी में शराब आई। मेरा सर्कल ऐसा था, है ना, कि मुझे मेरी एज के बच्चे नहीं पसंद थे, मुझे पसंद थे मेरे से बड़े जो सिगरेट पीते थे। मुझे लगता था यार ये बंदे कूल हैं, सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं ना। तो मैं उनके बीच में ज़्यादा बैठता था। और मैं बोलूँगा मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया शराब पीने के लिए, बट मैं पहले से अट्रैक्टेड था शराब के लिए, पीने के लिए, है ना। और मैं अगर बात करूं 2012-13 में मैं स्टार्ट कर दी थी मैंने मेरे दोस्तों के साथ बियर और तब ड्रिंक। आपकी उम्र कितनी थी? उस टाइम मेरी होएगी मैम 16-17 साल के आसपास, है ना। और कभी कभार पार्टीज में जाना, बर्थडे पार्टीज में जाना, वो पी के एंजॉय करना, है ना, और घर पे आके पता ना लगने देना, वो उतना मेरा था। एंड 10वीं क्लास के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे होटल लाइन में बहुत इंटरेस्ट था, कि मैंने होटल मैनेजमेंट करनी है। और मैंने पापा को बोला कि मैंने इंडिया में नहीं करनी, मैंने बाहर करनी है। तो सिंगापुर में एक बहुत अच्छा कॉलेज था, तो मेरी वहाँ पे एडमिशन हो गई, मैं गया। और मतलब जब मैं वहाँ पहुँचा एक अलग कंट्री में, एक 16-17 साल का बच्चा, है ना, मतलब मैंने आज़ादी फील की, जो फ्रीडम थी ना, घर वालों को बताना नहीं कुछ, या मैं कहाँ पे हूँ मुझे कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल ऑल डिफरेंट एटमॉस्फेयर। बिल्कुल बिल्कुल। और वो भी इतनी छोटी एज में मैं गया, है ना। और वहाँ जाके वहाँ का कल्चर कुछ और था, है ना, अपने इंडिया से बहुत ज़्यादा अलग था। तो वहाँ पे नॉर्मली आपको दिखेंगे लोग दिन में शराब पीते हुए, तो मैं देखता था यार ये इनकी लाइफ बड़ी मस्त है, ये यहाँ पे बैठ के बियर पी रहे हैं, दिन में चिल कर रहे हैं ना। और मैंने वो चीज़ ट्राई करने की कोशिश की। और जब मैंने की स्टार्ट, मुझे मतलब मैं पहले मंथ बियर पी होगी रात को, और 2-3 मंथ बाद मैं एक प्रॉपर शराबी बन गया था। वो बियर से चलता चलता मेरा ये होता था कि मैं दिन में बियर पीता था, रात को मैंने शराब पीनी ही पीनी है, बोतल एक, उसके बिना मुझे नींद नहीं आएगी, है ना। बहुत हल्ला करता था वहाँ पे, लड़ता था लोगों के साथ, है ना, क्योंकि मैं सेंस में नहीं होता था अपने, इतना ज़्यादा मैं नशे में होता था। वहाँ पे आपकी जो संगत थी वो भी इसी तरह की थी, या वो भी आपके साथ थे, या आप अकेले होते थे? मैं वहाँ पे ज़्यादा अकेला रहना पसंद करता था, बट मेरे साथ एक मेरा दोस्त होता था, वो भी सेम मेरी कैटेगरी का था, है ना। तो हम दोनों ने शराब पीनी और वो चलता रहा। और मैं इतना इस चीज़ में चला गया शराब में कि मेरी स्टडी के बल
तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं गया, है ना, कि मैं एक अलग कंट्री में आया हूँ, है ना, और मेरे घर वालों ने पैसे लगा रखे हैं, मुझे वो चीज़ बिल्कुल दिमाग में नहीं आई। और इस बीच माँ बाप से बातचीत होती थी इंडिया में, क्या कहते थे वो, क्या उनकी यहाँ किस तरह की कंडीशन? मैं देखो, एक मैं नशेड़ी सोच का मालिक हूँ, है ना। झूठ बोलना हमें बहुत अच्छी तरह से आता है, मैनिपुलेट करना, झूठ बोलना हम बहुत इजीली कर लेते हैं ना। तो उनको कभी मैंने भनक भी नहीं लगने दी कि मैं क्या कर रहा हूँ वहाँ पे। बिल्कुल मैं उनको बिल्कुल ही फेक स्टोरी बताता था कि मैं तो ये कॉलेज में बैठा हूँ, पढ़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो चीज़ बिल्कुल नहीं थी। और इसके बीच चलते चलते शराब के स्टडी मैं कर नहीं पाया और मुझे वापस आना पड़ा, क्योंकि आगे मेरा वीज़ा हुआ नहीं, अप्रूव एक्सटेंड नहीं हुआ ना। और वापस आके भी मैंने यहाँ पे देखा कि स्टडी मैं कर नहीं रहा था, काम मैं कर नहीं रहा था। मैंने पूरे मेरे शहर में वो सर्कल ढूंढा कि सबसे ज़्यादा वेले लोग यहाँ आने कौन के हैं। बाद भी आपका वो जो वहाँ सिंगापुर में रूटीन था वो यहाँ आके भी कंटिन्यू रहा, रोज कोशिश शराब? की करने की कि सबसे वेले लोग कौन है शहर में, कौन सा ग्रुप है लड़कों का जो कोई काम नहीं कर रहे, घर से निकाले हुए हैं। मैंने वो ग्रुप चूज़ किया कि मैंने इनके साथ बैठना है। सेम वही साइकिल चला कि रात को शराब पी के 1-2 बजे घर जाना, है ना, और घर वालों को ऐसे ही बोल देना, कुछ भी कहानी बना के चलता रहा। और 2017 में अ, मेरे मम्मा को, है ना, एकदम से, मतलब मैं बोल सकता हूँ 2-3 तरह की बीमारियां लगी। उनकी पेट में इन्फेक्शन होगी, है ना, और उनके बीपी अटैक, शुगर अटैक, है ना, सब कुछ एकदम कहीं ना से कहीं हुआ। इसके पीछे आपको लगता है रीजन, जैसे आपकी टेंशन या इस तरह घर की टेंशन, घर में अब चीजें होना, क्योंकि नेचुरली घर में सिचुएशंस ठीक नहीं रहती है, फंक्शनिंग ठीक नहीं रहती है, अगर क्योंकि अपने इकलौते बेटे के लिए वो भी टेंशन करती होंगी। ये था रीज़न शायद। जब मैं सिंगापुर से वापस आया तो मैंने देखा, मेरे देखते देखते मेरी एक बहुत हंसती खेलती फैमिली ना बिल्कुल ही डिसफंक्शनल हो गई थी। 2-3 महीने के बीच में ही, पता नहीं, मुझे नहीं पता मेरे माँ बाप के बीच में क्या बात हुई, और बहुत ज़्यादा क्लेश रहने लग गया था। मतलब घर में मुझे इतनी नेगेटिविटी फील होती थी, और उस टाइम भी मेरे पास और कोई तरीका ही नहीं होता था अपने आप को काम करने का। मैं सिर्फ नशा करना चाहता था, शराब पीता था मैं उस टाइम, और मैं दबा के शराब पीता था उस टाइम कि ये लोग लड़ रहे हैं, इनको लड़ने दो, मैंने शराब पीनी है ना। और जब मेरे मम्मा की डेथ हुई उस टाइम भी मैं बोलूँगा कि मैं वो चीज़ फील करना भी नहीं चाहता था कि मेरी मम्मा की डेथ होगी, है ना। और उस चीज़ को कवर करने के लिए मैं शराब शराब ने और नशे ने आपके मन में इमोशंस को खत्म कर दिया था, बिल्कुल ही फीलिंग्स को खत्म कर दिया था? बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया था। मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता था कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, मुझे सिर्फ मेरा नशा चाहिए। और जब मम्मा की डेथ हुई थोड़ा बहुत मुझे लोनलीनेस फील हुई, है ना। और मैं और मेरे पापा हम मोहाली शिफ्ट हो गए आके, 2017 के एंड की बात है ये, है ना। और यहाँ आके हम काम करने लगे, अपने आप को बिजी रखा, बहुत अच्छा काम चल पड़ा हमारा। और फिर कहीं जाके मुझे जो चंडीगढ़ का सर्कल मिला लोगों का, दोस्त मेरे जो यहाँ पे बने, वो थोड़े हैवी यूज़र थे, काइंड ऑफ वो हार्ड ड्रग्स सारे करते थे ना। और तब तक मुझे शराब पीते हुए 4 साल हो गए थे, और मुझे वो मज़ा आना बंद हो गया था शराब में, जो मैं ढूंढ रहा था ना। और मतलब पहली बार की अगर मैं बात करूं, जिस मेरे दोस्त ने मुझे, जिसको भांग बोलते हैं, मैरिजुआना बोलते हैं, जॉइंट बोलते हैं, वो मुझे ट्राई करवाया, और मैंने पहला कश लिया, और मुझे ये था कि यार मैं यही चीज़ ढूंढ रहा था ज़िंदगी में, है ना। इससे मुझे आराम मिल रहा है, मुझे टेंशन नहीं काम की, मेरा बाप कहाँ पे है, मेरी मम्मा नहीं है। वो नशा करते मैं सब कुछ भूल जाता था, बिल्कुल आराम में आ जाता था ना। और वो चीज़ मैंने कंटिन्यू रखी। थोड़े टाइम बाद मुझे उस चीज़ में मज़ा आना बंद हो गया। फिर मैंने मेडिकल पिल्स जो होती हैं, स्लीपिंग पिल्स लेनी स्टार्ट कर दी, उनका अब्यूज़ किया, कफ सिरप का अब्यूज़ किया। और इसके चलते चलते ही एक टाइम मेरी ज़िंदगी में ऐसा आया कि मुझे ये सारे छोटे नशे नशा करना ही बंद कर दिया, है ना। और एक मेरे पास बहुत घटिया सा एक्सक्यूज़ था कि मेरा किसी के साथ झगड़ा हो गया, और मैं किसी को बोला कि यार मैंने कुछ बड़ा नशा करना है कि जिससे मैं ये चीज़ बर्दाश्त कर सकूँ ना। और उस दिन मेरी ज़िंदगी में हेरोइन आई, जिसको पंजाब में हम चिट्टा बोलते हैं। और वो ऐसा मेरे पीछे पड़ी कि मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, मेरे रिलेशंस, है ना। और जो मेरे पास थोड़े बहुत पैसे थे, मैंने घर से 30-40 लाख रुपया, है ना, चोरी करके नशा किया। मैंने जो मेरे पास था सब कुछ बेच दिया, हमारा काम बंद हो गया। मैं पापा को बिल्कुल रोड पे ले आया एक तरह से, है ना। और बहुत टफ टाइम देखा है उस टाइम हम दोनों ने।
मतलब पापा ने देखा है, मैं तो नशे में होता था, मुझे कुछ ध्यान ही नहीं होता था कि मैंने आना नहीं हफ्ता हफ्ता पापा के पास, उनको पता ही नहीं होता था मैं कहाँ हूँ, फ़ोन मेरा बंद है, मैं कहाँ घूम रहा हूँ, मैं सिर्फ वही नशेड़ी लोगों के बीच बैठा हूँ, कहीं भी सो रहा हूँ, कोई फिक्र ही नहीं है, खाना खाया नहीं खाया, नहाना नहीं, कपड़े नहीं धुले हुए। बहुत गंदी हालत हो गई थी ना, मतलब मुझे देख के बंदा इजीली गेस कर सकता था ये नशेड़ी है। और वो चीज़ के चलते चलते मैं इंजेक्शन्स लेने लग गया। जब सारी चीज़ों में मज़ा आना बंद हो गया ना, तो मैंने इंजेक्शन्स लेने स्टार्ट जब किए। पैसे चाहिए होते होगे तो तब ऐसा लगता है बस किसी भी तरह मिल जाए, चाहे घर की कोई छोटी चीज हो कोई बड़ी चीज हो, मतलब ये सिचुएशन आ गई। बाहर से लोगों से पैसे मांगता था, जो मेरे दोस्त थे है ना, बाहर कनाडा अमेरिका है, उनको झूठ बोल के कि यार मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मेरे घर में ये प्रॉब्लम हो गई है, मेरे पास खाना खाने को पैसे नहीं है ना। उनसे झूठ बोल बोल के बहुत पैसे लिए मैंने है ना। और एक टाइम ऐसा आया कि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा कि मैं नशा करूँगा कैसे, और मैं नशा छोड़ना नहीं चाहता था तब। फिर मैंने कहीं जाके पैडलिंग स्टार्ट की है ना। मैं किसी एक बड़े पैडलर के साथ काम करता था, तो मैं लोगों को नशा दे के आता था और वो मुझे 2 टाइम नशा करवाता था। ये सर्कल चलने लग गया। इसके बीच में, सॉरी, हम जो इंजेक्शन्स लेते हैं वो शेयरिंग में लेते हैं है ना। इसके बीच में मुझे हेपेटाइटिस सी हुआ बिकॉज ऑफ शेयरिंग नीडल्स है ना। मुझे सिफिलिस हुआ शेयरिंग नीडल के साथ है ना। और वो बीमारियां अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ख़त्म कर रही थी। वो भी एग्जैक्ट टाइम पे मुझे पता चला उस चीज़ का, जब मैं नशे से बाहर निकला ना, बाद की स्टोरी है। और मेरे एक्सीडेंट्स हुए। एक बार मेरे से गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, मतलब 3-4 राउंड लेगी गाड़ी, बट मैं बच गया, इतनी मेरे ऊपर भगवान की दया थी है ना। और फिर मेरा एक्सीडेंट हुआ, इधर मेरा सारा फेस छिल गया था। ये तो मैंने अभी केयर कर करके, अभी क्योंकि सेंस में हूँ ना मैं कैसा दिखना चाहता हूँ, अब मैंने करके ठीक किया। पुलिस ने मुझे उठाया 2-3 बार नशे के साथ है ना। और वो मुझे नहीं पता कि मैं भगवान का चमत्कार बोलूं कि मेरी लाइफ ख़राब नहीं हुई, मेरे पे कोई केस नहीं हुआ, मैं कैसे निकला मुझे खुद नहीं पता, मैं क्या हुआ मेरे साथ है ना। टर्निंग पॉइंट कब आया करण, जब आपने सोचा कि नहीं यार कुछ ठीक नहीं हो रहा, ये छोड़ना है, और कैसे आपने सोचा कि नहीं मैं रिकवर भी कर सकता हूँ? टर्निंग पॉइंट ऐसे आया कि जब एक तो मैंने देखा कि घर में कुछ नहीं बचा, एक छोटे से कमरे में हम रह रहे हैं है ना। पापा के पास पैसे नहीं बचे, मेरे पास पैसे नहीं बचे। अब करना क्या है आगे लाइफ में। और मुझे सच में नहीं पता था कि नशा छोड़ा जा सकता है। मुझे ये था कि मैं नशा करते करते ही मर जाऊंगा, ऐसे ही होता है, जो मुझे पता नहीं था कि छोड़ा जाता है। और एक दिन की बात है, मतलब मुझे, मैं नशा लेने गया हुआ था कहीं, और मुझे पुलिस वालों ने उठाया, चंडीगढ़ पुलिस ने। और उन्होंने पूरी रात मुझे इतना ज़्यादा पीटा ना, मैं बता नहीं सकता, मतलब मेरे से चला नहीं जा रहा था अगले दिन है ना। और तब मैंने अंदर बैठ के डिसाइड किया, और मेरे अंदर से आवाज़ आई थी, मैं बोलूँगा मेरे पेट से आवाज़ आई, जो मैंने है ना एक प्रेयर की भगवान के आगे कि भगवान या तो मुझे उठा ले अब, या मेरा नशा बंद करवा दे, मैं मेरे में और हिम्मत नहीं है ये सब चीज़ें टॉलरेट करने की है ना। और शायद वो भगवान ने सुनी बात। अगले दिन, 2 दिन बाद मेरा एक दोस्त आया, और उसने मुझे बड़े अच्छे तरीके से प्यार से बिठा के पूछा कि तू छोड़ना चाहता है नशा सच में है ना। मैंने कहा यार मैं छोड़ना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता कैसे छोड़ा जाता है ये है ना। तो उसने मुझे बताया कि पंचकूला में ना सेक्टर 12A में एक रिहैब है, मेहर फाउंडेशन के नाम से। और मैं डरता था रिहैब से, हर नशेड़ी डरता है रिहैब से कि वो ऐसे होते हैं, अंदर बंद करके रखते हैं, पीटते हैं, टॉर्चर होता है वहाँ पे ना। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा रिहैब। तो वो कहता तू एक बार चल मेरे साथ देखा है ना। तो बड़ी मुश्किल से मैं मानना, मैं देखने आया यहाँ पे। मतलब जो मैंने यहाँ पे माहौल देखा कि इतना ज़्यादा ओपन, ये रिहैब मुझे लग ही नहीं रहा ना। मैंने बैठ के यहाँ पे पेशेंट्स के साथ बात की, तो अच्छा लगा, मैं रुक गया है ना। और स्टार्टिंग के अगर मैं बोलूँ, 2-3 महीने मैं बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहता था, मैं सिर्फ ब्रेक लेना चाहता था कि मैं 2-3 महीने में थोड़ा सा ठीक हूँ, मैं दोबारा से स्टार्ट करूँगा। बट यहाँ पे रहते 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 ये जो हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं डॉक्टर अभिमन्यु रामपाल। आपकी प्रोसेस कैसी रही कि मतलब जब आपने शुरू में यहाँ आए 2-4 दिन नहीं लिया, उस टाइम किस तरह की फील होती थी कि भाई नहीं लेना है चाहिए, या आप उसके लिए क्या यहाँ पे भी मतलब कुछ ना कुछ प्रयास करते थे कि भाई मुझे किसी तरह मिल जाए? यहाँ पे ये था कि जब मैं आया था, विड्रॉल्स होते थे, मुझे तोड़ें होती थी, उस टाइम मुझे दवाई दी जाती थी। मुझे एक साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाया गया था, वहाँ पे मैंने उसको बताया कि मैं इतना नशा ऐसे ऐसे कर रहा था, तो उन्होंने एक मुझे मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी, वो मुझे दी जाती थी, जिससे मुझे तोड़ नहीं लगती थी। बट
अगर मैं बात करूं हफ्ते में मेरी शारीरिक तोड़ें तो बंद हो गई थी, बट दिमाग में जो तोड़ें थी ना कि नहीं यार वो मज़ा नहीं आ रहा है, मैंने नशा करना है, उस चीज़ को लेके अगर मैं बोलूं मैंने 2-3 बार ट्राई किया यहाँ पे नशा करने का ना, और मैं सक्सेस भी हुआ। बट मुझे नहीं पता मैंने क्यों इनको खुद से बताया आगे से कि यार मेरे से गलती होगी, मैंने नशा कर लिया, मैंने अंदर नशा मंगवा लिया, क्योंकि हमारे यहाँ पे ताले नहीं लगे होते, ओपन है ना, कुछ भी कर सकते हैं हम, जिम जाते हैं बाहर, वीकेंड्स पे घूमने जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, बहुत ईजी है नशा पैदा करना ना। और फिर जो ये मेरे गुरु हैं एक तरह के, डॉक्टर अभिमन्यु रामपाल, इनके साथ मैंने बात शेयर की कि पाजी मैं छोड़ना चाहता हूँ नशा, मैं ना मैं उस टाइम मेरा सिर्फ टारगेट ये था कि मैंने नशा छोड़ना है और कुछ भी नहीं था लाइफ का। और रहते रहते जो ये बोलते गए मैं वो करता गया। 11 महीने तक मैंने कोई नशा नहीं किया, और 11 महीने के बाद एक दिन मुझे ऐसी फील आई कि 11 महीने हो गए, अब मैं नशा कर सकता हूँ कंट्रोल करके, और मैं उस चीज़ को एंजॉय कर सकता हूँ, हैबिट नहीं बनेगी, है ना। और वो मेरा दिमाग बोल रहा था, मुझे नहीं पता था ना। और वो दिन था मैंने दोबारा से इंजेक्शन लिया, और मेरी बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाई वो सेम नशा सेम डोज में, और मेरी ओवरडोज हो गई। मतलब मैंने नशा किया कहीं पे, और उसके 5 घंटे बाद मेरी आंख खुली कि मैं पीजीआई के बेड पे हूँ और डॉक्टर मुझे दबा रहे हैं छाती, है ना। और मैं देख रहा हूँ कि मैं क्या हो गया मेरे साथ, है ना। 1 घंटा लगा मुझे ये चीज़ देखने में कि हुआ क्या है मेरे साथ एक्चुअली, है ना। और उस टाइम भी ऐसा हुआ कि ओवरडोज हुई मेरी, मेरा गला चौक हो गया, कुछ फंस गया और मुझे सांस नहीं आ रही थी। डॉक्टर बोल रहे थे 1% चांस है कि ये बचेगा। और पता नहीं मेरे पापा ने इतनी, है ना, प्रेयर्स में उनकी पावर थी कि मैं बच गया। और मैं, मुझे याद है लास्ट टाइम जब मेरे पापा मेरे साथ खड़े रो रहे थे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था ना, और तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि ये लास्ट टाइम है, इसके बाद मैं नहीं नशा करूँगा। मैं जो बोलूँगा उस टाइम मेरा था हाँ पक्का कि अब नहीं मैंने नशा करना। और उस दिन से आज का दिन आ गया, मुझे नशा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो मेरा पहले एक वो होता था ना मोटिव कि मैंने नशा छोड़ना है, आज के दिन मेरा होता है नशा तो छोड़ना ही है, एक अच्छा इंसान कैसे बनना है। जो मेरा हाथ, इंसान बनने के लिए आप जो बाकी युवा नशा करते हैं आप उन्हें भी कहीं ना कहीं मोटिवेट कर रहे हैं, उन्हें भी समझाते हैं, उसके लिए आप क्या कुछ करते हैं ताकि दूसरे बच्चे जो हैं वो इसकी चपेट में ना आए और जो आ गए हैं वो छोड़ सके? इसमें तो मैम देखो, हर एक इंसान की अपनी जर्नी है ना। मैं स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में बहुत जगह जाता हूँ, मुझे इनविटेशन आती है कि आप आके अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करो, है ना। मैं बच्चों के साथ करता हूँ बातें, घंटा घंटा बैठता हूँ। मैं उनको बिल्कुल नहीं बोलता कि नशा ना करो, ये चीज़ काम ही नहीं करती मैम। से नो टू ड्रग्स ये चीज़ काम नहीं करती। जिस बच्चे ने करना है ना मैम वो करेगा, है ना। मेरा मकसद ये होता है कि अगर कोई पढ़ चुका है इस चीज़ में, मैं उसको ये मैसेज देता हूँ कि भाई आया जा सकता है, जैसे मुझे नहीं पता था कि इस चीज़ से निकला जा सकता है। तो मैं बच्चों को यही मैसेज देता हूँ कि अगर तुम्हें इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ की, तो इसकी हेल्प अवेलेबल है। उसके लिए मैं मेहर फाउंडेशन का एड्रेस देता हूँ उनको, अपना नंबर देता हूँ। कभी भी ज़रूरत पड़ती है कि आज तुम्हें लग रहा है कि यार मैंने बस नशा छोड़ना है, मैं बोलता हूँ चुप करके मेरे पास आ जाओ, मैं पैसे भी नहीं मांगूंगा, है ना। वो मेरी हेडेक है, मैंने कैसे तुम्हारे साथ करना है ट्रीट। अच्छी बात है करण। और पर जानना चाहेंगे जिस तरह से आप पैडलिंग भी कर रहे थे, बहुत सारे लोगों के कांटेक्ट में होंगे ऐसे आपके फ्रेंड्स जो चंडीगढ़ आके बने, जो सारे नशे में थे, क्या अभी भी कांटेक्ट करते हैं आपसे, बात करने की कोशिश करते हैं या कहीं बुलाते हैं आपको मिलने के लिए? क्या इस तरह की चीजें होती हैं? करते हैं, बट मैं किसी के कांटेक्ट में आता नहीं मैम, क्योंकि अगर मैं वैसे सोचूं ना, मुझे ज़रूरत क्या है उनके साथ कांटेक्ट रखने की। मेरे और बहुत अच्छे दोस्त हैं यहाँ पे, जितने मेरे साथ पेशेंट हैं वो हैं मेरे अच्छे दोस्त जो नशा नहीं कर रहे। मुझे नहीं लगता कि उन लोगों के पास वापस जाने की मुझे कोई ज़रूरत है। कोई मेरा इतना अच्छा दोस्त, मेरा कोई लविंग वन, मैं किसी को बोल नहीं सकता कि क्योंकि किसी ने मुझे सही नशा राह पे डाला ही नहीं। डाला ही नहीं। उन्होंने तो मुझे बर्बाद किया है बिल्कुल, मैं क्यों जाऊं उनके पास। आज के दिन इतनी अवेयर हूं मैं। आखिरी सवाल है, आपकी सारी जर्नी सुनी, मेरे भी गूज बम्स आए हैं और ना बहुत मोटिवेशनल आपकी जर्नी है। और सीख मुझे लगता है सभी युवाओं को मिलेगी और खुशी होएगी उन माँ बाप को, क्योंकि है ना बच्चे तो सब, हर बच्चे को माँ बाप एक ही नज़रिए से देखते हैं। तो कहीं ना कहीं पंजाब और हरियाणा में, हिमाचल में इस चीज़ का प्रचलन ज़्यादा भी है। फैमिली को कितना मिस करते हैं, लगता है कि यार आज अगर ये चीज़ ना हुई होती, अगर थोड़ा सा है ना पीछे जाकर देखें तो अगर ये सब नहीं किया होता तो आज शायद शादी हो गई होती, है ना, माना बी वाइफ मम्मी की सेवा कर रही होती और एक हंसती खेलती फैमिली होती। सोचता तो बहुत हूँ मैम,
बट अब जो भगवान ने लिखा है होना तो वो है। अभी की अगर मैं बात करूं, पास्ट में अगर मैं जाता हूं फिर बहुत टाइम लगता है मुझे उस चीज में निकलने के लिए कि मैंने क्या कुछ बर्बाद किया। तो अभी के लिए तो मैं प्रेजेंट ही इंजॉय करता हूं कि आज के दिन देखो मेरे पास छत है, कपड़े हैं, खाना है, इतने अच्छे दोस्त हैं, नशा नहीं कर रहा, मुझे किसी के आगे पापा भी खुश। हाथ ऐसे करने की जरूरत नहीं। सबसे बड़ी जो नशे में होती है आज के दिन, मैं किसी के आगे हाथ ऐसे नहीं करता ना। तो इस चीज की शुक्रगुजारी निकलती है भगवान के आगे सुबह उठते ही। ये चीज के लिए मैं थैंक यू करता हूँ भगवान को कि है ना ये सब चीजें मेरी जिंदगी में नहीं है। और सिर्फ आज के दिन के लिए मैं जीता हूँ कि आज का दिन मेरा ऐसा निकल जाए कि किसी के बारे में मैं माड़ा सोचूं ना, माड़ा करूँ ना, किसी के काम आ सकूं। सबसे बड़ा तो ये होता है, मुझे हेल्प करना बहुत अच्छा लगने लग गया, स्पेशली एडिक्ट्स के लिए। किसी भी नशेड़ी को कोई जरूरत पड़ती है, मैं उसके कैसे काम आ सकता हूँ उसको उस चीज से निकालने में, वो चीज मुझे सबसे ज्यादा खुश पापा मिलने आते हैं, मिलते हैं, खुश। आते हैं। मैं जाता हूँ 10-15 दिन बाद उनके साथ गेड़ा मारने जाता हूँ। और उनके अंदर मैं चेंजेस देख रहा हूँ। वो इंसान आज के दिन एक 10 घंटे की बढ़िया नींद सोता है, 3 टाइम का अच्छा खाना खाता है, अच्छी हेल्थ होगी। अभी रिसेंटली उनके टेस्ट करवाए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उनकी टेंशन कहीं ना कहीं बहुत कम हो गई है। और मेरा भी यही है कि जितने भी उनके लास्ट के 20-30-40 साल बचे हैं, इसमें मैं उनको जितनी खुशी दे सकूं मैं उतनी दूं। और मैं मानता हूँ मैं पैसे नहीं कमा के दे सकता आज के दिन, अभी मैंने स्टार्ट किया है काम करना ना। एक दिन मैं वो भी आ जाऊंगा कि उनको कमा के दूंगा। बट आज के दिन मैं पे बैक उस चीज से कर रहा हूँ कि उनको एक अच्छी नींद दूं। बिल्कुल हाँ, उनको टेंशन फ्री रखूँ बस। अ, वैसे तो किसी बच्चे को माँ की याद ना आए ऐसा नहीं हो सकता, बट ऐसा होता है कि मम्मी की याद आती है फिर कभी फोटो देख के, या लगता है कि आप मतलब उनकी फोटो से बात कर ली या उनसे बात कर ली, इमेजिन करके उन्हें बात कर ली, ऐसी चीजें होती हैं। हाँ, मोस्ट ऑफ टाइम होती हैं। यहाँ पे जब पेशेंट्स की फैमिलीज आती हैं, उनके मम्मा आते हैं मिलने, है ना, तो बहुत मिस करता हूँ उस टाइम। मेरा भी मन करता है ना कि बहुत चीज़ें थी जो मैंने अपनी माँ को नहीं दिखाई, जो मेरी इच्छा थी कि ये मैंने उनको दिखाना है ना। तो ठीक है, बट यहाँ पे मुझे एक ऐसी फील आती है कि जो मेरे यहाँ पे दोस्त हैं उनकी मम्मा आती हैं, वो मुझे एज ए चाइल्ड वो ट्रीट करती हैं। उनको ऑलमोस्ट सबको पता है कि मेरी स्टोरी क्या है ना। तो उस चीज़ में कहीं ना कहीं मैं सेटिस्फाई हो जाता हूँ माँ के प्यार से। किसी की मम्मा मेरे लिए कुछ बना के ले आते हैं, कुछ दे देते हैं, तो उस चीज़ में मैं खुश हो जाता हूँ। बट मॉम को तो मिस करते ही हूँ ऑलवेज, है ना। वो सारी उम्र तक मेरी वो रहेगी वो चीज़। कभी कभार होता है मैं फोटो वगैरह देखता हूँ, मैंने रखी हुई हैं कुछ फोटोज उनकी है ना अपने पास, तो देख के करता हूँ, मिस हो जाता हूँ इमोशनल काफ़ी टाइम के लिए तब तक। ठीक है करण, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आपकी आने वाली जर्नी के लिए। और मैं चाहती हूँ कि जो भी सपने आपने देखे हैं वो आने वाले टाइम में आपके पूरे हो। बेस्ट विशेस है आपके लिए। और ऐसे ही आप जो युवा नशा कर रहे हैं उन्हें नशे की लत से बाहर निकालते रहें, उन्हें मोटिवेट करते रहें, ताकि जो घर उजड़ रहे हैं वो भी बस जाएं। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, पंचकुला।